We know what continuity means, but can every smooth curve be differentiated? Let's unlock the real meaning of differentiability today. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 5 of class 12, that is continuity and differentiability. So in our previous session हमने इन डेप्थ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था. अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियबिलिटी, जो कि मैंने आपको अपने पुराने सेशंस में बताया था कि ये कैलकुलस का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है. पहले हम 11th में लिमिट्स पढ़ के आए हुए हैं, अब लिमिट से कुछ कंसेप्ट को मिलाकर हम कैलकुलस के फर्स्ट स्टेप को देखने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात करेंगे. तो उससे पहले हमको क्या समझना है, डिफरेंशियबिलिटी. तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी तो मैंने क्या बताया था कि एक उसका ग्राफिकल तरीका था. क्या तरीका था कि अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बिना पेन उठाए तो वो ग्राफ हमारा क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था. इन द सेम कंटेक्स्ट हमारी डिफरेंशियबिलिटी की भी एक ट्रिक है, व्हाइल वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सर्टेन फंक्शंस. तो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और वहां पे 7 कॉर्नर नहीं आते हैं, क्या बोला मैंने, 7 कॉर्नर नहीं आते हैं, तब वो कर्व क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने fx इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ देखा हुआ था. बार बार हमने यही वाला ग्राफ डिस्कस किया था. तो अगर ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनता था. ठीक है, अलाइंड होगा ओरिजिन से, हम करेक्ट वे में बनाते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बन रहा था मॉड x का. अब आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और हम इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली इन बोथ द मैनर वी हैव लर्न दैट मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ये चीज हम देख के ऑलरेडी आ चुके हैं. लेकिन आप इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करो, जब मैं ये ग्राफ बना रहा हूं तो एक मेरे को पॉइंटेड कॉर्नर टाइप का मिल रहा है. ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो कर्व है वो डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का अगर आप रिकॉल करो कंसेप्ट, मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंशियबल होना मतलब एक स्लोप हमको वहां पे मिल रहा होगा. ये मीनिंग होता है ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी का. वेरस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया को जोड़ने की बात करते हैं. तो आप यहाँ पर अगर देखोगे, अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा. सो दिस शोज दैट मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल. कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि इस ओरिजिन पे जो मॉड x का ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. वेरस आप यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, बोथ द साइड ये डिफरेंशिएबल है. तो अब स्टार्ट करते हैं विद आवर बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, कुछ हमारी यहाँ पे डेफिनेशंस रहेंगी. अब क्या है, कंटिन्यूटी आपका बेस था. अब अगर आपका बेस क्लियर है, कंटिन्यूटी वाला सेशन भी हमारा काफी लंबा था, तो अगर आपका बेस क्लियर है एकदम, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, then these things will be automatically easier for you to understand. मतलब ये सारी चीज उसी पे बेस्ड है. अगर आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई, लिमिट आपने अच्छे से पढ़ लिया 11th में, या नहीं भी पढ़ा, जो मेरा प्रीवियस सेशन है वो आपने देख लिया कंटिन्यूटी का, तो ये सारी चीजें बहुत आसान है. इट सोनली डिपेंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप हर चीज रिलेटेबल है यहाँ पे, इसलिए आप कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते. तो हम देखते हैं मैथमेटिकली. Suppose f is a real function and c is a point in its domain. अब c कौन सा पॉइंट होगा, जो ग्राफ मैंने बताया मॉड x का, उसमें बीच में कोई आप पॉइंट मान लो कि वो c है. So derivative of f at c is defined by, at c अगर मेरे को डेरिवेटिव डिफाइन करना है ना, तो ये डेफिनेशन है. कंटिन्यूटी में हमने सिमिलर चीजें देखी थी लिमिट के फॉर्म में, अब सेम चीज हम डिफरेंशियबिलिटी में. तो डिफरेंशियबिलिटी हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय उस पॉइंट से जरा सा आगे. h मतलब होता है जरा सा इधर उधर हम करें, या तो लेफ्टवर्ड जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइटवर्ड जाते हैं तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं. माइनस fc एट दैट पॉइंट वैल्यू डिवाइड बाय h, वही स्मॉल वैल्यू जो हम इधर उधर कर रहे हैं. ये हमारी क्या डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की. प्रोवाइडेड कंडीशन भी इम्प्लाइड कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f ऑफ c. तो जब भी हम डेरिवेटिव में बोलूंगा ना आपको निकाल के दो, तो हम f डॉट c से डिनोट कर देंगे. अगर मान लो fx है तो उसका डेरिवेटिव को हम डिनोट कर देंगे f डैश x से. अगर डबल डेरिवेटिव करना है तो f डबल डैश x से, या फिर हम इसको dy बाय dx ऑफ fx एट x इज इक्वल टू c भी पढ़ते हैं. ठीक है, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, जो कि आपका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैसे डिफाइंड होगा, f ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h. तो इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा और उसको हम डिनोट किससे करेंगे, f डैश x से.
wherever the limit exists is defined to be the derivative of f. The derivative of f is denoted by f dash x जो मैंने आपको बताया, और dy by dx of fx if y is equal to fx then dy by dx और y dash. तो अगर मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पेज लिया था आपके लिए, तो सपोज ऐसा कोई फंक्शन दिया कि y इज इक्वल टू fx बस दिया है, तो उसका डेरिवेटिव आप या तो y डैश से भी डिनोट कर सकते हो और f डैश x से भी आप डिनोट कर सकते हो। और इसकी मीनिंग क्या है, दिस सोज dy बाय dx। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मैं d की बात कर रहा हूँ, d ले रहा हूँ, dy बाय dx। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ना तो डेल्टा आ जाता है उस केस में, तो वो जब हम देखेंगे तब हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो आप याद रखो कि डेरिवेटिव के लिए हमारा स्मॉल d आता है, डेल्टा नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ हमने कहाँ तक देख लिया, यहाँ तक। नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी कि आप dy बाय dx करोगे तो पहला डेरिवेटिव है, दूसरा करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव, तीसरा करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव, जब तक कि आपको कोई कांस्टेंट ना मिल जाए। वी ऑल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट, जो कि मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स वी नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अब द फॉलोइंग रूल्स आर एस्टेब्लिश्ड। अब देखो मैंने बताया आपको अलजेब्रा की हम जब भी बात करते हैं मैं आपको 1000 टाइम्स रिपीट कर चुका हूँ, ये सब आप बेसिक चीजें याद रखो। अलजेब्रा की बात हो रही तो ऑपरेशंस की बात हो रही है, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। तो अगर दो आपके फंक्शन है u एंड v और उनका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप ऐड करके या माइनस करके कुछ भी करोगे सेम आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अब अगर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट रूल आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शन का तो आप क्या कर सकते हो, पहले एक का करो, दूसरा वैसे की वैसी, प्लस दूसरा वैसे की वैसी, और ये हमारा जो पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीबनिटीज रूल और प्रोडक्ट रूल। अब इसमें ना एक ट्रिक है जो कि मेरे को पता नहीं आपके स्कूल वगैरह में सिखाते हैं नहीं, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक और पेज लेके। तो ये जो प्रोडक्ट रूल जब हम लगाते हैं ना तो एक हमारी ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं आइलेट। ठीक है, तो जब आपका प्रोडक्ट रहेगा ना जैसे uv, तो uv में कैसा रहेगा, अगर मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊं तो x इंटू साइन एक्स आ जाएगा और आपसे बोल देगा कि इसका आप क्या करो भाई, डिफरेंशिएशन करके दिखा दो मेरे को। तो उस केस में हमको जज करना पड़ेगा कि हम पहला फंक्शन कौन सा लें और दूसरा कौन सा लें, ताकि हमारी जो ये कैलकुलेशन वगैरह ना आसान बने। तो उस केस में ये ट्रिक लगानी है हमको, जब क्वेश्चन आएगा तब हम यूज करेंगे। अभी आप सिर्फ ट्रिक समझ लो। तो आई मेरा होता है और जिस ऑर्डर में लिखा है ना उनको आपको पहला फंक्शन मानना है। जैसे आई पहले लिखा है तो उसका मतलब है इनवर्स। ठीक है, एल बाद में लिखा है तो उसका मतलब है लॉगरिथमिक। फिर ए लिखा है तो उसका क्या मतलब है, इनवर्स, लॉगरिथमिक। ए का मतलब है एल्जेब्रिक। ठीक है, फिर क्या लिखा है टी, तो टी से आता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, फिर ई लिखा है तो ई से मेरा आता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है कि जब भी ऐसे फंक्शन होंगे तो आपको इस ऑर्डर में फंक्शन सेलेक्ट करने, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले। तो इसमें देखो कौन कौन से, मेरा एल्जेब्रिक है और मेरा क्या है यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा और डिफरेंशिएशन में भी काफी हेल्प कर देता है। वैसे डिफरेंशिएशन में इतनी जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम जब करते हैं ना तो हम किसी का भी लें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको एंड में प्रोडक्ट मतलब ऐड या माइनस ही करना है। तो आइलेट वाला जो रूल आपका काम आएगा ना वो मेनली आएगा इंटीग्रेशन में, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल में साथ साथ बता देने से ना आपको वहां पे ज्यादा क्लियर होगा जब मैं फिर से रिवाइज करवा के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो जब भी ऐसा होगा ना कि इंटीग्रेशन करना है इनका, अभी डिफरेंशिएशन में आप जान लो क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे आ गए, सिमिलर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब ये हमारा क्या काम आ जाएगा, आइलेट, और ऑर्डर ये रहेगा। तो देखो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करो, अभी हम इंटीग्रेशन पढ़ नहीं रहे, सिर्फ मैं आपको फंक्शन सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। तो अगर x sin x है ना तो x क्या है, एल्जेब्रिक है, तो x मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन मेरा हो जाएगा sin x, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। सो दिस वाज अ स्मॉल ट्रिक व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन इंटीग्रेशन चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज, ये इंपॉर्टेंट है, कोसेंट रूल। तो अगर u y v का आपको निकालना है क्या, डिफरेंशिएशन, तो देखो ऐसे चलता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे, फिर माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन वैसे ही वैसे डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कोसेंट रूल है। ठीक है, अब आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। अब नाउ द फॉलोइंग रूल्स आर एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स।
जो कि मैंने अभी पीछे भी आपको बताया। क्या है, क्या रूल बन गया कि अगर आपको दो फंक्शन है प्लस माइनस करना है, उनका डिफरेंशियल निकालना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर से रिवीजन के लिए लिबर्टीज रूल वैसे ही वैसे आप लगा सकते हो, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसको 2 बार लिखने का क्या है सेंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तीनों ही याद रखने। पहले में तो कोई सेंस नहीं याद करने का, क्यों, क्योंकि या तो प्लस करो माइनस करो आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन किसी भी ऑर्डर में, लेकिन ये दोनों आपको थोड़े से याद रखने। जैसे देखो, फॉलोइंग टेबल गिव लिस्ट ऑफ सर्टेन डेरिवेटिव्स। अब आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे डेरिवेटिव्स किसके क्या होते हैं, लेकिन आगे जब हम डिफरेंशिएशन ही पूरा पढ़ेंगे ना अलग से, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और एक टेबल भी होती है जो अभी मैंने नहीं दी हुई है, लेकिन आप जब हम कैलकुलस वगैरह करेंगे तब हमको ज्यादा यूज होगा डिफरेंशिएशन का, रिवर्स का। तो मैं पूरी टेबल आप लोग के लिए एक बार फिर से दे दूंगा, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में, उन फॉर्मूलेस को याद कर लेना। लेकिन बेसिक्स सबको अभी मैं आई होप सबको याद होगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या रूल होता है, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्यों 2 इधर आ गया n की जगह और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 1, तो x। साइन x का मेरा होता है cos x, cos x का मेरा होता है माइनस साइन x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। इस तरीके से हमारा क्या चलता है, डिफरेंशिएशन काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, whenever we define derivative we had put a caution provided the limit exists। तो भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैंने क्या बताया, ये आप थंब रूल बना के रखो कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, जैसे अपने मॉड एक्स का एग्जांपल आपने देखा, तो हमारा कर्व क्या था, पूरा कंटिन्यूअस था, लेकिन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं था, क्योंकि एक जगह स्लोप हमारा 0 आ रहा था, वहां पे कुछ स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो आपका थंब रूल है कि कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। नाउ द नेचुरल क्वेश्चन इज व्हाट इफ इट डजंट। अगर आप मान लो नहीं है तो द क्वेश्चन इज क्वाइट पर्टिनेंट एंड सो इज इट्स आंसर। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये हमने क्या लिखा है, एफ डैश सी लिखा है, ये हमने डिफाइन किया था, हमारा चैप्टर ही आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है। डज नॉट एग्जिस्ट वी से दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लिमिट ये वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे मॉड एक्स के केस में मैंने क्या बताया था, तो मैंने मॉड एक्स का एग्जांपल दिया कि यहाँ पे हमारा शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो हमारी क्या है, कंटिन्यूअस तो है क्योंकि पेन तो उठा नहीं बनाने में, लेकिन क्या है, शार्प कॉर्नर मिल गया, स्मूथ कर नहीं था। जैसे क्वाड्रेटिक होता ना तो हम बोल देते कि डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि स्मूथ है, शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा। तो शार्प कॉर्नर अगर मिल गया तो हमारा क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अदर वर्ड्स that a function f is differentiable at point c in its domain if both। तो दोनों हमको कंडीशन मीट करनी चाहिए कि h टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि ये दिखा क्या रहा है, हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, और ये h 0 प्लस यानी क्या दिखा रहा है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा है। तो देखो, तो अगर हमारे को कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल करवाना है तो ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। A function is said to be differentiable in interval a b if it is differentiable at every point of a b। तो मॉड ऐसे केस में क्या हो रहा था, हर जगह तो डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि बिना पेन उठाए बन रहा है और स्मूथ भी बन रहा है कर्व, लेकिन 0 पे नहीं हो रहा था, वहां पे हमारा शार्प कॉर्नर बन जा रहा था, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि अगर a एंड b में डिफाइंड है हमारा पूरा फंक्शन, तो उसके हर पॉइंट पे हमारी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1-2 पॉइंट रह जाए। As in the case of continuity, at the end points a and b, we take the right hand limit and left hand limit, which are nothing but left hand derivative and right hand derivative of the function at a and b, ठीक है। तो यही हम लेते थे लिमिट, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, अगर आप इनको रिकॉल करो तो ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिविटी और राइट हैंड डेरिवेटिव लिखी हुई है आपने। नाउ सिमिलरली a function is said to be differentiable in an interval a b if it is differentiable at every point of a and b, जो कि मैंने आपको बताया। अब देखो, एक थ्योरम से हम इस चीज को प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, जो कि थ्योरम 3 है अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक, एट पॉइंट c, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अब हम इसी चीज को प्रूव कर देते हैं, अगर कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम देखते हैं, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट c वी हैव, तो f अगर डिफरेंशिएबल एट c पे, तो यही वाली डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में, यही मैंने आपको पहली डेफिनेशन देखो यही लिखवाई है, रिकॉल करो, ये देखो यही लिखवाई है, f अगर x है तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो ये क्या हमारा दिखाता है, f डैश x को, ठीक है, वही चीज मैंने लिख दी यहाँ पे, ये वही चीज लिख दी। अब हम प्रूफ करते हैं, बट फॉर x नॉट इक्वल टू c वी हैव, अगर अब ये c के बराबर नहीं है तो
तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिबिलिटी। सिंस एफ इज डिफरेंशिबल एट सी, वी नो दैट ये चीज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ये हमको पता है। दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल द डेरिवेटिव एट सी, क्यों? क्योंकि हमारा इनिशियल अजम्पशन है। दिस इज व्हाट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ अवर डिफरेंशिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे फॉर एक्स नॉट इक्वल टू सी। तो हमने क्या किया, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू सी वी कैन रीअरेंज द डिफरेंस fx माइनस एफ सी बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस सी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x माइनस सी का मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। इससे कोई दिक्कत आई नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि fx माइनस एफ सी को मैंने क्या लिखा, fx माइनस एफ सी लिखा और दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, लिमिट ले ली दोनों साइड। तो देखो, लिमिट इस चीज की ले ली और लिमिट इस चीज की भी ले ली मैंने। अब दोनों साइड मैंने लिमिट ले ली। अब देखो क्या किया, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल फॉर लिमिट्स। अब मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। ये भी हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द वी नो दैट द लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स, एक ही बात होती है। तो हमने क्या किया, दोनों जगह लिमिट लगाई एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखो, अगर आपका x इज इक्वल टू सी अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज आप चेक करो। हमारा अगर x इज इक्वल टू सी अप्रोच करेगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा, तो यानी कि ये वाली चीज जो है मेरी वो पूरी की पूरी जीरो बन जाएगी। और ये वाली चीज क्या बन जाएगी मेरी, ये जो मैं डिफाइन करके ही आया हूँ, ये बन जाएगी एफ डैश सी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई लिमिट प्रॉपर्टीज। सिंस द लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल जीरो वी कैन राइट, अब ये क्योंकि जीरो के बराबर आई तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारा क्या प्रूफ हो गया, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो, जिससे क्या प्रूफ हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो ये हमारा क्या कंक्लूजन आ गया कि सी पे हम नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन सी वो ऑलरेडी सी पे वो पॉइंट हमको रीच करवा दिया। यानी कि हमने एज्यूम किया था कि वहां पे कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन इससे आपको क्या दिख रहा है, हम जब डिफाइन करते थे कंटिन्यूटी तो हम क्या कह रहे थे, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, यानी कि एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए एट दैट पॉइंट, मतलब एफ सी के बराबर होना चाहिए उस पॉइंट पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो ऑलरेडी इक्वल है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल गया कि it shows precisely the definition of continuity x is equal to c, therefore f is continuous at c। I hope clear हो रहा होगा। अगर आपको नहीं हो रहा है, आप पहले कंटिन्यूटी वाला चैप्टर देख के आइएगा, उसमें मैंने कंडीशन बताई थी कंटिन्यूटी कैसे करनी। तो देखो, की इनसाइट हमको इससे क्या मिलती है, द प्रूफ क्लेवरली यूजेस द फैक्ट दैट डिफरेंशिबिलिटी गारंटीज अ फाइनाइट डेरिवेटिव व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द इनफाइनाइटेसिमल x माइनस सी स्टिल यील्ड्स जीरो इन द लिमिट। मतलब देखो, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो x माइनस सी में अगर x टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ जीरो बन रहा था, नॉनसेंस बन रहा था, फिर भी उस केस में भी हमारी क्या आ रही है, कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि जीरो से अगर इन्फिनिटी भी मल्टीप्लाई होगा आपका तो भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो रिवर्स वाला प्रोसेस है वो ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोरोलरी, मतलब एक चीज हमने डिफाइन कर ली है तो उसके बेसिस पे हम एक स्टेटमेंट कर रहे हैं, दैट इज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। सो वी रिमार्क दैट द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला। Indeed, we have seen that the function defined by f(x) is equal to mod x, जो मैं बार बार आपको दे रहा था एग्जांपल, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हम देख चुके हैं। लेकिन उसकी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या करोगे, f ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो पे देख रहे हो, माइनस f ऑफ जीरो बाय एच। देखो, अब f ऑफ जीरो प्लस एच खुलेगा कैसे, अगर माइनस साइड पे खोलोगे तो माइनस ऑफ मॉड खुलेगा, पॉजिटिव बनाए तो माइनस एच बाय एच, यानी कि माइनस वन आ जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर आप राइट हैंड लिमिट में खोलोगे तो मॉड एक्स आपका एच पे क्या खुलेगा, एच ही खुलेगा, पॉजिटिव एच। यहाँ पे क्या खुलेगा, मॉड एक्स आपका खुलेगा माइनस ऑफ एच, उस माइनस को प्लस करने के लिए। तो वहां पे राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस वन, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी माइनस वन, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, वन। तो हम देख सकते हैं सिंस द अबव लेफ्ट हैंड एंड राइट लिमिट आर एट जीरो आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स differentiability does not exist and it is not differentiable at zero, thus f is not differentiable function। तो हम ये प्रूफ हमने इस चीज से कर दिया कि जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसकी गारंटी है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, टू स्टडी द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब हम आ जाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड टॉपिक। अब हमने पूरी बातें कर ली हैं भाई, जो भी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी है आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 पूरी लगा सकते हो
क्योंकि जितनी भी बात हो सकती थी वो हमने पूरी कर ली। अब कुछ फॉर्मूलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, वो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो आप जस्ट रिकॉल करने के लिए वो सारी एक्सरसाइज करना। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो सारे डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक फॉर्मूले तो जो भी न्यूमेरिकल होते हैं ना वो तो हमारे एज फॉर्मूले ही बन जाते हैं। तो नेक्स्ट, टू स्टडी द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस वी स्टार्ट विद एन इलस्ट्रेशन एग्जांपल। से वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो अब कोई कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो देखो एक ट्रिक तो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम आप यूज करो। बाइनोमियल थ्योरम में क्या करो, फाइंड द डेरिवेटिव एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एज इलस्ट्रेटेड। तो उसमें क्या करो, इसको ओपन करो। तो कैसे करोगे, a प्लस बी का क्यूब है, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, या फिर 3a बी स्क्वायर और फिर b क्यूब। तो इस तरीके से करो जो कि इसमें किया है, 2x का क्यूब 8x क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 2 12, 4x स्क्वायर और 1 का 1, फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और a 2x तो 6x और 1 का क्यूब 1। तो इस तरीके से आप करो और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 8 24x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का 24, x स्क्वायर का 2x तो 24x, 6x का 6, 1 का 0। तो इस तरीके से आप करो। अब फिर इसमें भी फिर से देखो कि हमको कंप्लीट अगर हम 6 बाहर निकालें तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है। या तो एक ये तरीका है, या फिर मेरा जो फेवरेट मेथड दैट इज मेथड नंबर 2। आप क्या करो, इसको HOG ऑफ x देखो, यानी कि आप इसको दो फंक्शन एज्यूम करो। पहला gx एज्यूम करो जो कि हमारा 2x प्लस 1 है, और दूसरे को x क्यूब एज्यूम करो जो कि आपको दिख रहा है इसका क्यूब है। और फिर क्या करो, पुट t इज इक्वल टू gx, यानी कि 2x प्लस 1 को आप t मान लो। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा t क्यूब में। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रॉब्लम है 2x प्लस 1 क्यूब, तो इस चीज को t मान लो, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम रिड्यूस किस में हो जाएगा, t क्यूब में। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है dt बाई dx का। तो t क्यूब का हमको पता है 3t स्क्वायर। फिर आप क्या करो, t की वैल्यू वापस से पुट कर दो। तो t की वैल्यू जब आप वापस से पुट करोगे तो दिक्कत क्या है कि जब हम t की वैल्यू वापस से पुट कर रहे हैं तो ये हमको ना dt बाय dx वाली चीज जो हमने एज्यूम की है वो हमको पता होनी चाहिए। हमने एज्यूम क्या किया, 2x प्लस 1। तो इसका निकालने के लिए दोनों साइड हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आएगा 2x का 2 और कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे 2x dx आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। तो dt अब हमारे किसके बराबर है, 2dx के बराबर है, ठीक है। एक मैं इसके लिए भी एक पेज लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें चल कैसी नहीं, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो प्रॉब्लम है हमारा fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 क्यूब। अब मेरे को एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि भैया ये चीज किसी चीज की t क्यूब लिखी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको एज्यूम कर लूंगा ft इज इक्वल टू टी क्यूब, और मैं क्या मान लूंगा t इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा दोनों जगह। क्यों, क्योंकि मेरे को अभी अल्टीमेटली निकालना क्या है, मेरा कंसर्न क्या है, d ऑफ fx बाय dx मेरे को निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं t के टर्म से लिमिट चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे को dt चाहिए नीचे। तो देखो dt के लिए मैं क्या करूंगा, अब dx को मैं dt के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो dt लिखूंगा, t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा सिंपली, और 2x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt का विद रिस्पेक्ट टू dx, dt बाई dx, 2x का तो हम कर सकते हैं क्यों, क्योंकि x की टर्म में, तो 2 आ जाएगा, 1 का 0। तो dt कितना होता है, dt होता है मेरा 2dx के बराबर, यानी कि dx क्या होता है, dt बाय 2 के बराबर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब वही चीज मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं क्या करूंगा, अब ft को लिख दूंगा इसके फॉर्म में, यानी कि t क्यूब के फॉर्म में, और dx या dt लिखूंगा तो dt तो आ जाएगा, लेकिन 2 ऊपर कूद जाएगा, देख सकते हो आप। तो ऊपर क्या बन जाएगा, अब इस चीज का डिफरेंशिएशन इंटू 2, तो इस चीज का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर। लेकिन मैंने t के टर्म में थोड़ी आंसर देना था, मेरे को तो x के टर्म में देना था, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया आंसर आपका। देखो, और उनका भी आंसर क्या आया था, हमने जो पहले मेथड से किया था यही आया था। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट, सॉरी वहां पे t क्यूब है ना, मेरा स्क्वायर नहीं है, t क्यूब है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आप सही कर लेना, मेरा t क्यूब है तो देखो 2x के बराबर तो ये आ गया, 2 यहाँ पे रहेगा, और t क्यूब है तो t क्यूब का 3t स्क्वायर आएगा, तो एक 3 यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, तो वो 6 बन जाए। आई होप क्लियर। 3t का 3t क्यूब का क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर, और फिर हम dx की जगह dt या dx रिप्लेस कर देंगे तो हमको वापस से वही टर्म मिल जाएगी।
तो आप जैसे भी करना चाहो, इट डजेंट मैटर, आंसर आपका आना चाहिए बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं चेन रूल। तो देखो चेन रूल में क्या होता है कि जब हमारे ऐसे ही दो फंक्शन रहेंगे तो उस केस में हम चेन रूल लगाते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। जैसे यू और वी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, जो अभी हमने किया वी ओ यू निकाला, वहां पे एफ ओ जी निकाला था। देन सपोज टी इज इक्वल टू यू एक्स एंड, और हमको क्या सपोज करना है, टी इज इक्वल टू यू एक्स एंड इफ बोथ डी टी बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी टी, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं अगर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स। आप देखोगे रीच हम वही कर रहे हैं, इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये आप अगर कैंसिल करना चाहो तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर आप लिखना चाहो तो, और लास्ट में क्या बनेगा, वही का वही टर्म जो हमको चाहिए, डी टी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डी वी बाई डी एक्स ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो यू रहेगा दैट इज फंक्शन, वो हमारा एक्स पे रहेगा। तो ऐसी एक हमारी रिलेशन बनने वाली, दैट इज डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे चेन रूल और क्लियर होगा। हम इसका स्किप कर रहे हैं प्रूफ, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो न्यूमेरिकल में हम समझेंगे। चेन रूल में बी एक्सटेंडेड एज फॉलोज। सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज अ कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शन। अब मान लो दो की जगह तीन आ गए, तो फिर चेन रूल देखो हमारा कैसा लगेगा, डी डब्ल्यू ओ यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी डब्ल्यू बाई डी एस बाई डी टी बाई डी एक्स, प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव इन द स्टेटमेंट एग्जिस्ट। तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करना चाहिए। रीडर इज इनवाइटेड टू फॉर्मेट द चेन रूल फॉर कंपोजिट। तो देखो ये चीज आपकी एक्सरसाइज है, ये आपके एनसीईआरटी में दी है कि अब आगे और भी फंक्शंस होंगे तो उसमें भी चेन रूल ऐसे ही फॉलो करेगा, एक के बाद एक चेन चलती जा रही है मेरी, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखेंगे आगे कि जब आएगा फंक्शन तो हम उससे में डील करेंगे। देखते हैं, देखो न्यूमेरिकल से एकदम क्लियर हो जाती है चीजें, तो आपको अब चेन रूल अच्छे समझ में आएगा। ये है न्यूमेरिकल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो आपको दिख रहा होगा कि दो फंक्शन मेरे को दिख रहे हैं, एक तो स्क्वायर वाला और एक ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है। तो देखो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं। ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन इज अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। इंडीड इफ t इज इक्वल टू यू एक्स, तो हम t को एक नया फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, उसको यू एक्स माने तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और vt अगर हम एक और फंक्शन माने तो हमको क्या दिख रहा है, साइन t। अब आप ये देख सकते हो कि ये VOU लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन है क्या किस टर्म में, एक्स के टर्म में। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, VUX, यानी कि v के अगर फॉर्मेट लिखे तो vx स्क्वायर दैट इज साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, t को एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और ऑब्जर्व किया कि dv बाई dt निकालो और dt बाई dx निकालो। तो देखो dv बाई dt अगर हम निकालें तो v हमने किसको एज्यूम किया, साइन को, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, कॉस आ जाएगा। और dt बाई dx निकालें तो t हमने किसको एज्यूम किया, एक्स स्क्वायर को, तो 2x आ जाएगा। देखो दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और अब हमको निकालना किसका है, फंक्शन का। तो यही चीज अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर आपको ऐसी कुछ चीज करनी है, VOU निकालनी है, तो u को आप t के टर्म्स में मान लो और v को आप किसके टर्म्स में मानो, v को t के टर्म्स में मान लो। दोनों को मतलब एक ही टर्म में लाने की कोशिश करो और फिर इस तरीके से चेन रूल लग जाएगा। देखो जो इसमें लगा हुआ था, इसमें भी क्या था, फंक्शन को VOU की तरह लिखा। तो अब आपको आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा। अब फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dt निकाल लेंगे और डॉट dt इंटू dx निकाल लेंगे। तो जो मैंने ये वाला न्यूमेरिकल बताया था ना, कंपोजिट वाला, ये भी एक तरीके का चेन रूल। आपको जरूरी नहीं है पता हो कि चेन रूल होता क्या है, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आना चाहिए कि कैसे हम चीजों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखो dv बाई dt निकाल लिया और dt बाई dx निकाल लिया। अब मेरे को पता है कि df बाई dx बाय चेन रूल किसके बराबर होगा, dv बाई dt डॉट dt बाई dx। और dv बाई dt मैंने निकाल रखा है cos t, और ये क्या हो जाएगा 2x। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इन टर्म्स ऑफ t cos t इंटू 2x। लेकिन हमको क्या करना है, x के टर्म में ही आंसर रिपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम किसके टर्म में, x के। तो हमने t किसको माना था, यहाँ हमने माना t को x स्क्वायर माना था, तो हम t की जगह x स्क्वायर वापस डाल देंगे। तो cos t डॉट 2x क्या हो जाएगा, 2x cos स्क्वायर cos x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को मैं एक चीज और इसमें आपको बताऊं, तो देखो मैं फिर से इस चीज को वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ नॉर्मल वेज में कि किसी को चेन रूल नहीं पता है क्या होता है। तो आप क्या करना, आपको ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए कि साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो हमको दिमाग लगाने कि हम किस चीज को t एज्यूम करें ताकि आसान हो। तो हम एक्स स्क्वायर को ही t एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है साइन को अगर हम एज्यूम करेंगे तो कॉम्प्लिकेसी आएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो हमारा फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फट से साइन t में हो जाएगा। और फिर हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि d ऑफ f बाय dt निकालना है। लेकिन ये वाला हमको जो चेन रूल कहाँ पे प्ले आ रहा है, यहीं पे, कि हमको dx चाहिए dt के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो।
2dx आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि x dx इज इक्वल टू dt के बराबर यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करो, इस चीज का आप डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो डिफरेंशिएशन आप निकालोगे इसका तो कितना आएगा, साइन टी का आ जाएगा मेरा कॉस टी। लेकिन अब हमको क्या करना है, टी को हमको अगेन रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हमको रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन से आप टी अब वापस भी निकाल सकते हो। निकालोगे देखो क्या होगा, 2x का हमारा फिर से x का x² 2 यानी कि कितना बन जाएगा आपका, अगेन x² बन जाएगा t। और यहाँ पे जो dt है उसकी जगह देखो क्या बनेगा, dt हमको फिर से लिखना पड़ेगा और dx लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये dt/dx की वैल्यू हमको फिर से लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उस चीज को हम वापस इन्हीं सब चीजों से रिप्लेस कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है आपका कि आप जो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जब मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा ना तब ये ट्रिक फिर से होंगे, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन की कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है। तो जो मर्जी आप चाहे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बात ये कि आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ तक तो आप पहुंच जाओगे कि dt मैंने लगा दिया, dt ऊपर नीचे लग गया, तो dt/dx और मेरे को लिखना था। dt/dx की वैल्यू हम इस रिलेशन से वापस निकाल सकते हैं, जो हमारा अजम्पशन था दैट इज x² = t था, उससे हम dt/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, 2x आएगी। दैट इज यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 2x। ठीक है, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/dx की 2x। तो देखो अब इस चीज को रिप्लेस कर दो तो 2x, और t क्या है, हमने एज्यूम ही किया था x², तो क्या आ जाएगा cos x²। तो अभी क्या है आंसर, देखो वही आ रहा है, cos x² दिख रहा है आपको और 2x। लेकिन अभी क्या इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज को वापस आपकी रिवाइज कर रहा हूँ जब इंटीग्रेशन भी हम कर लेंगे। लेकिन सिंपल है ये इंटीग्रेशन, तो आप फिजिक्स में भी पढ़ के आए हुए। तो अगर आपको नहीं याद है चेन रूल का फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्मुलेशन करनी, तो आप तो अजम्पशन मान के चलो और टर्म्स रिप्लेस करो, जो कि मैंने आपको बताया। सो रिमेंबर, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, but every continuous function is not differentiable, just like every calm person is not predictable. So with this I conclude our second session of chapter number 5, that is continuity and differentiability. अब अगर आपको इन्हीं सब कंसेप्ट को इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।